हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्टेप टू सक्सेस। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। और आज भारत में संवैधानिक विकास भाग 2 कुछ टॉपिक रह गया था पिछली क्लास में, तो आज वो टॉपिक कवर करेंगे हम लोग। तो शुरू करने से पहले बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को कमेंट करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने अभी लास्ट क्लास में कंपनी का शासन पूरा कर लिया था। अभी हम स्टार्ट करेंगे ताज का शासन। ताज का शासन हम शुरुआत करेंगे उसकी, ठीक है। ताज के शासन में क्या क्या अधिनियम आए 1858 से 1947 तक। 1858 का भारत शासन अधिनियम, ये पहला एक्ट आया ताज के शासन में। इस एक्ट को भारत के शासन को अच्छे बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? भारत का शासन सीधा महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। जो ब्रिटेन की महारानी थी उस टाइम पे, उनके अधीन चला गया था। क्योंकि कंपनी से अब संभल नहीं रहा था हमारा देश, तो इस वजह से ब्रिटेन की जो महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, उन्होंने अपने अधीन ले लिया भारत का शासन। गवर्नर जनरल पद का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल था भारत का, एक पोस्ट थी, उसका नाम चेंज कर दिया गया और नाम रखा गया भारत का वायसराय। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। ये पहले वायसराय थे जो भारत में आए, लॉर्ड कैनिंग। भारत में नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी गई, ठीक है। एक नया पद भारत के राज्य सचिव बनाया गया। एक नई पोस्ट बनाई गई जिसका नाम भारत के राज्य सचिव था। नेक्स्ट, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस एक्ट में क्या हुआ? कानून बनाने की प्रक्रिया में भारत प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। पहले कोई कानून बनाने में भारत के लोग शामिल नहीं किए जाते थे, बट इस एक्ट के बाद भारत के लोग शामिल किए जाने लगे। वायसराय 3 भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। मतलब वो नामांकित होते थे और 3 लोग होंगे नामांकित केवल। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, लॉर्ड कैनिंग जो थे, उन्होंने 1862 में सबसे पहली बार 3 भारतीय को अपनी काउंसिल विस्तारित परिषद में जगह दी। बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव, इन्होंने, लॉर्ड कैनिंग ने इन्हें अपने विधान परिषद में जगह दी, मनोनीत किया उन्होंने। इसने वायसराय को आपातकाल में बिना परिषद के अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। एक अध्यादेश होता है, अध्यादेश मीन्स जब बिना परिषद के कोई बिल पारित करना हो, जैसा भी हम अभी प्रेजेंट में बात करें, तो राष्ट्रपति के पास एक शक्ति होती है कि बिना संसद के, बिना कैबिनेट के, बिना संसद के सदस्यों के अलावा वो एक बिल पारित कर सकता है अपनी शक्ति के अनुसार। वो अध्यादेश कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। केंद्रीय और विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। ये अभी जो लास्ट हमने पढ़ा था, जाइए, हाँ, जो ये 3 थे, जो 3 नामांकित हो रहे थे, अब उनकी संख्या बढ़ा दी गई इसके थ्रू, इस एक्ट के बाद। और जो सदस्य नामांकित हो रहे थे वो लोग बजट, जो देश का बजट था, उसके ऊपर बहस कर सकते थे अब,
इस एक्ट के बाद 1909 का भारत परिषद अधिनियम, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है, अधिनियम है। इस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं और इससे अगले वाले एक्ट से, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। इसे मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? मार्ले राज्य सचिव थे उस टाइम के, जो पोस्ट नई बनाई गई थी, और मिंटो वायसराय थे, ठीक है, लॉर्ड मिंटो। इसने केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की। जो हमारे वो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद थी, उनके आकार, उनकी सदस्य संख्या बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दी सदस्य संख्या में। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया, ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो हमारे पहले ICS थे, वो सबसे पहला कार्यपालिका परिषद के सदस्य बने भारतीय। इस एक्ट ने भारत के मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत की। मतलब अब जैसे कोई मुस्लिम चुनाव लड़ रहा है तो उसमें केवल मुस्लिम लोग ही वोट करेंगे और कोई संप्रदाय का उसमें वोट नहीं कर सकता। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। जब लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे, उसी टाइम पे सांप्रदायिक निर्वाचन शुरू हुआ कि जिस कम्युनिटी का लीडर खड़ा हुआ है, वही कम्युनिटी उसे वोट करेगी। तो सांप्रदायिक निर्वाचन शुरू हो गया था हमारे देश में। 1919 का भारत शासन अधिनियम, ये वाला एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा। इस अधिनियम को मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसके पीछे वजह क्या है? उस समय मार्टेंग्यू राज्य सचिव थे, जो नया पोस्ट बना था, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे भारत के। इसने प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में विभाजित किया। प्रांत को 2 भागों में विभाजित कर दिया इसने। विषय कौन से थे? केंद्रीय और प्रांतीय। प्रांतीय जो विषय थे उन्हें हस्तांतरित व आरक्षित विषयों में बांट दिया, विभाजित कर दिया। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था। ये तो आपको क्लियर हो रहा होगा इस चीज से। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। मतलब हस्तांतरित विषयों पे केवल गवर्नर का शासन होगा और आरक्षित विषयों पे उसकी गवर्नर और कार्यपालिका परिषद, इन दोनों का शासन होगा। इसे दोहरी शासन व्यवस्था कहा गया। पहली बार देश में द्विसदनीय, मतलब 2 सदन व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन उसे कहते हैं जो हम डायरेक्ट तरीके से चुनते हैं अपने किसी लीडर को। मतलब हम ही वोट, मतलब आम जनता वोट करती है, उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ की गई। उच्च सदन और निम्न सदन। क्या हो रहा है ये आज? इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीयों, ईसाई, एंग्लो भारतीय व यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन किया गया। जैसे मैंने बताया था ना आपको भी, पहले मुस्लिम्स के लिए सांप्रदायिक कर दिया गया था कि अगर मोहम्मदन लीडर खड़ा हो रहा है तो मोहम्मदन ही वोट करेंगे। अब ऐसे ही सिखों के लिए भी कर दिया गया कि अगर सिख लीडर खड़ा हो रहा है तो सिख ही वोट करेंगे। ऐसे ही ईसाई लीडर खड़ा हो रहा है तो ईसाई वोट करेंगे। एंग्लो इंडियन खड़ा हो रहा है, एंग्लो भारतीय, तो एंग्लो भारतीय ही वोट करेंगे उसके लिए। और ऐसे अगर यूरोपीय कोई लीडर खड़ा हो रहा है भारत में तो वो ही वोट करेंगे। इसने केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया 1926 में। पहले सिविल सर्विसेज के पेपर एग्जाम ऐसे ही हो जाते थे, कोई आयोग का गठन नहीं किया हुआ था। बट इस वाले एक्ट में
केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया 1926 में, इस एक्ट के आने के 7 साल बाद। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से पृथक कर दिया। पहले ऐसा प्रोसीजर था कि क्या नाम, केंद्रीय बजट और राज्य बजट दोनों एक साथ ही पेश किए जाते थे, बट ऐसा चेंज कर दिया गया इस एक्ट के आने के बाद कि केंद्रीय बजट राज्य बजट से अलग होगा और दोनों अलग अलग ही पेश होंगे। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष के बाद जांच कर अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुत करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो एक्ट है 1935 का, इसे आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसमें 321 धाराएं व 10 अनुसूचियां थी। ये एक किताब थी 1935 का जो भारत का अधिनियम था, एक किताब की तरह ही था। इसमें 321 धाराएं व 10 अनुसूचियां थी। इसने केंद्र और इकाइयों के बीच, मतलब केंद्र और प्रांत जो थे उनके बीच में शक्तियां 3 सूची में बांट दी, एक संघीय, एक राज्य और एक समवर्ती। संघीय सूची वो होती है जिसपे केवल केंद्र सरकार कार्य करेगी, राज्य सूची वो है जिसपे केवल राज्य सरकार काम करेगी, और समवर्ती सूची वो है जिसमें ये दोनों काम कर सकते हैं, केंद्र और इकाई। इकाई से मीन्स यहाँ पे राज्य से है, प्रांत से। ठीक है, इसने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। मीन्स जो अभी मैंने आपको बताया था कि 2 शासन, ये वाले, 1 मिनट, ये जो हस्तांतरित और आरक्षित थे, ये दोनों शासन समाप्त कर दिए। प्रांत केवल एक प्रांत की तरह ही कार्य करेगा, उसमें कोई आरक्षित नहीं है, कोई हस्तांतरित नहीं है। पर इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ कर दिया। मीन्स जो पहले प्रांत पे था वो अब केंद्र में आ गया और हस्तांतरित और आरक्षित शुरू हो गया। केंद्र के लेवल पे, प्रांत लेवल से खत्म हो गया। इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। मतलब जो दलित जाति थी, महिला थी, मजदूर वर्ग थे, पहले इन्हें वोट करने का अधिकार भी नहीं होता था और ना कोई इनके लीडर खड़ा हो सकता था। बट इसके बाद, इस एक्ट के बाद इसकी शुरुआत हो गई कि दलित जाति से भी कोई खड़ा हो सकता है, महिला भी कोई खड़ी हो सकती है, मजदूर वर्ग का भी कोई खड़ा हो सकता है। इसने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की। इस एक्ट के थ्रू 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कर दी। ठीक है, इस एक्ट के थ्रू 1937 में दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जो आजकल हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो वाला सुप्रीम कोर्ट। उस टाइम उसका संघीय न्यायालय नाम था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इसके मुख्य न्यायाधीश उस टाइम पे 1937 में सर मॉरिस गेनर थे। ये नाम आज तक ना तो गूगल पे मिलेगा आपको, ना कहीं मिलेगा, ये केवल नोट्स में है मेरे। हम पढ़ाते हैं, जो बहुत तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो सर मॉरिस गेनर था। सॉरी यार, पता नहीं क्या हो रहा है आज ये। इसने ना केवल संघ लोक सेवा आयोग, जो केंद्र लोक सेवा आयोग था, उसकी स्थापना तो की गई थी पहले ही एक्ट में, पर इस वाले एक्ट ने प्रांतीय लोक सेवा आयोग, मतलब प्रांत में भी एक लोक सेवा आयोग होगा जो प्रांत के लेवल पे सिविल सेवकों की भर्ती करेगा, और एक संयुक्त लोक सेवा आयोग, मतलब 2 राज्य मिलकर अपना एक लोक सेवा आयोग बना सकते हैं। ठीक है, इस एक्ट के थ्रू ये आ गया। अगला एक्ट 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। इस अधिनियम से भारत को आज़ादी मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी। ठीक है, इसने भारत को विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियन,
भारत व पाकिस्तान में विभाजित 2 स्वतंत्र डोमिनियन भारत व पाकिस्तान में कर दिया। इस एक्ट ने भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक का नाम पाकिस्तान, एक का नाम इंडिया। ठीक है। इसने वायसराय का पद समाप्त कर, इस वायसराय का पद समाप्त हो गया, पोस्ट खत्म हो गई। एक नया पोस्ट दोबारा से बना गवर्नर जनरल का, और उस टाइम गवर्नर जनरल पहले जो बने वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है। ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। जो वो भारत राज्य सचिव थे, भारत के राज्य सचिव का पद जो था उसे समाप्त कर दिया गया। संसद में अब ब्रिटेन की हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं रही, क्योंकि भारत आज़ाद हो चुका था। अब भारत अपने फैसले खुद लेगा, तो ब्रिटेन में से हिस्सेदारी खत्म कर दी गई हमारी। 15 अगस्त की मध्य रात्रि भारत को ब्रिटेन संसद द्वारा स्वतंत्र कर दिया गया। भारत स्वतंत्र हो गया। यहाँ पे अभी पॉलिटी में जो हिस्ट्री का पार्ट था वो खत्म होने के आसपास जा चुके हैं हम। केवल हिस्ट्री का पार्ट जो है वो संविधान का निर्माण रह गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो है, फिर आगे हम केवल अपने संविधान के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आपकी फिनिश हो गई, आपका सेकंड टॉपिक फिनिश हो गया है। अब आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और एक ज़रूरी चीज़, बेल आइकॉन प्रेस करने के बाद ऑल की जो नोटिफिकेशन है उसे प्रेस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर की ज़रूर कीजिएगा। होप सो कि आपको मेरी क्लास पसंद आ रही होगी। अगर आपको कुछ कमी लगती है तो बताइए कमेंट में करके, मैं और उस पर काम करना शुरू कर दूँगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो। और एक बात मैं लास्ट में क्लियर कर दूं आपको, अब आगे से आपको शाम को 5 बजे नेक्स्ट वीडियो मिलती रहा करेगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूरे 5 बजे वो वीडियो नेक्स्ट टॉपिक की आपको दे सकूं, ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।